मेरी छोटी साली को कुछ पैसों की जरूरत पड़ के उसने मुझसे मांगे तो मैंने फौरन पकड़ा दिए, लेकिन कुछ दिन बाद वो दोबारा मुझसे पैसों का मुतालबा करने लगी। मैंने उससे कहा कि पहले मुझे खुश करो फिर दूंगा। मैं हैरान रह गया जब उसने कहा मैं तो चाहती ही यही हूँ। मेरी शादी को भी 4 माह ही हुए थे और मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार रहा था। मैंने अपनी बीवी के साथ मोहब्बत की शादी की थी क्योंकि हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहाँ पर जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो देखते ही दिल हार बैठा था। मैंने उसे अपनाने में देर नहीं की और घर पर अम्मा से जैसे ही जिक्र किया तो अम्मा भी फौरन राजी हो गई, क्योंकि उनका कहना था कि जिंदगी तो तुमने गुजारनी है और अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मेरा ख्याल था कि अम्मा बहुत झगड़ा करेंगी, मुझे इस रिश्ते से मना करेंगी, लेकिन जब अम्मा ने फौरन अपनी रजामंदी दे दी तो मैं फूले ही ना समाया। मैंने फौरन ही रबिया के साथ शादी कर ली। रबिया से शादी करके मैं बहुत खुश और मुतमईन था। मैं उसे पाकर अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहा था, लेकिन तब परेशान हुआ था जब रबिया की बहन घर पर आती। रबिया की एक ही बहन थी और वो हम शक्ल थी, क्योंकि रबिया और वजिया दोनों जुड़वा थी और वजिया की भी शादी नहीं हुई थी। वो अक्सर अपनी बहन के पास रहने के लिए आ जाती क्योंकि उसकी अपनी बहन के साथ बहुत दोस्ती थी। मुझे भी कोई एतराज ना होता क्योंकि जब दोनों बहनें मिल बैठती तो एक दूसरे के साथ सारी रात गपशप करती रहती थी। पहले पहल वजिया जब भी घर पे आती तो मैं उसे बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल देता, उसके लिए खाने पीने की ढेरों चीजें ला कर रखता और अपनी बीवी रबिया को बार बार कहता कि इसके खाने में अच्छा खासा एहतमाम करे। रबिया भी अपनी बहन की खातिर तवाज़ु करती रहती, लेकिन मसला तो मुझे तब हुआ जब मेरी शादी के तकरीबन 1 माह के बाद वजिया रहने के लिए आई और आज भी उसने रात यही रुकने का इरादा किया था। वजिया ने मिलकर प्लान बनाया था कि वो घर पर अच्छा सा खाना बनाएगी और रात को आइसक्रीम बाहर खाने के लिए जाएंगे। मैंने भी फौरन हामी भर ली। उन दोनों बहनों ने मिलकर बड़ा अच्छा खाना तैयार किया जो मुझे और अम्मा को बहुत पसंद आया था। खाना खाने के बाद मैं रबी और वजिया और अम्मा को लेकर आइसक्रीम खाने निकल खड़ा हुआ। वहां से हम लोग आधी रात को वापस आए तो मैंने आते ही अपनी साली से चाय की फरमाइश कर दी और उससे कहा अच्छी सी चाय बनाकर ला दो। वो फौरन मेरी बात पर अमल करते हुए किचन में चली गई, जबकि मेरी बीवी रबिया कमरे में चली गई। मैं टीवी लॉन्च में ही बैठ गया और टीवी चलाकर खबरें देखने लगा। इतने में वजिया चाय बनाकर ले आई और कहने लगी कि भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, अगर आप दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं दिल ही दिल में बहुत हैरान हुआ कि आखिर से क्या पैसों की जरूरत पेश आ गई और फिर उसका मुझसे मांगना बनता ही नहीं था, जबकि वो अपनी बहन से भी कह सकती थी। खैर मैंने उससे पूछा कितने पैसे चाहिए तो उसने मुझे 5 लाख का कहा। मैं एकदम उछल पड़ा और कहने लगा 5 लाख रुपए, लेकिन इतनी बड़ी रकम तुम्हें क्यों चाहिए? तो वो कहने लगी मेरे अपने कई तरह के खर्चे हैं और फिर अम्मी इतने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो मुझे मना कर देती हैं, लिहाजा आपसे मांगे हैं क्योंकि आप ही भी आपसे पूछ कर ही देंगी। वजिया ने कहा तो मैं खामोश सा हो गया। ताहम मैंने उससे कहा कि मेरे पास इतनी रकम नहीं है, मैं तुम्हें चंद हजार ही दे सकता हूँ। मेरे इनकार करने पर एकदम उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी क्या मुझे पैसे देंगे कि नहीं, वरना मैं रबिया आपी को आपकी हकीकत बता दूंगी। उसके इस तरह कहने पर मैं एकदम डर गया। मुझे समझ नहीं आई कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। मेरे चेहरे पर आई घबराहट को उसने नोट कर लिया था, इसलिए उसको पैसे देने के बाद मैं अजीब सी सोचों में बैठा रह गया कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो लड़की ऐसे क्यों कह रही थी। आखिर वजिया के पास मेरा कौन सा ऐसा राज है जो मुझे यूं ब्लैकमेल कर रही थी। मैं बड़ा घबराया सा रहा और सोच में मुब्तला रहा, यहाँ तक कि रबिया मेरा इंतजार करके टीवी लॉन्च में आ गई। मुझे यूं परेशान बैठे देखा तो पूछने लगी क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? जबकि मैं अपनी सोचों से एकदम बाहर निकला और चौंक कर उसे देखा तो कहने लगा बस यूं ही सर में दर्द है। तुम बताओ बाहर क्यों आ गई? तो वो कहने लगी मैं आपका इंतजार करके बाहर आ गई थी, चले अंदर काफी देर हो गई है, अब सो जाते हैं। रबिया ने कहा तो मैं उठ खड़ा हुआ। ताहम सहन में अब भी अपनी साली की बातें घूम रही थी। वो तो कमरे में चली गई थी, लेकिन मुझे एक मुस्तकिल सर्द दर्द दे गई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ होगा। मुझे वजिया से बात करनी थी, लेकिन कब और कैसे करता ये समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल मैंने सोचा कि शायद उसने यूं ही मुझे अपनी बातों के शीशे में उतारा है। उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने जानबूझकर मेरे साथ ऐसी बेतुकी बात की ताकि मैं उसे पैसे दे दूं। 1-2 दिन के बाद उस बात को भुलाने में कामयाब हो गया, लेकिन अब मैं काफी मोहतात हो गया था। इस वाकये के 20 दिन के बाद वजिया फिर रहने के लिए आ गई। अब की बार मैंने उससे ज्यादा मुंह नहीं
नहीं लगाया था और अपने आप में ही मगन रहा। वो पहले की तरह ही मेरी अम्मा और अपनी बहन के साथ बातें करती रहती, हंसती बोलती रहती। दोनों ने मिलकर खाना बनाया और इसी तरह ही खुश गप्पों के दौरान खाना खाते रहे। खाने के दौरान वजिया ने अचानक मुझे मुखातिब किया और कहने लगी, भाई आप बहुत खामोश खामोश हैं, क्या बात है? उसकी बात सुनकर रबिया भी कहने लगी, हाँ आपको क्या हुआ है, आज आप बहुत चुप चुप से हैं। रबिया ने भी अचानक मुझसे पूछ लिया तो अम्मा भी मेरी तरफ मतवज्जा होगी। उन दोनों को अपनी तरफ मतवज्जा देखकर मैं थोड़ा सा घबरा सा गया और कहने लगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बस मेरे सर दर्द है, खाना खा के कुछ देर आराम करूंगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने यूं ही बहाना बना दिया, ताहा मुझे साफ लग रहा था जैसे वजिया मेरी तरफ बड़ी तंज भरी निगाहों से देख रही थी और मुझे उसकी निगाहों से उलझन हो रही थी। मेरा नाम शेब है और मैं एक 25 साल जवान मर्द हूँ। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसकी शादी दूसरे शहर में हुई है और साल में एक दो बार ही घर का चक्कर लगाती है। मेरी शादी को भी 4 माह का ही अरसा हुआ था। रबिया के साथ शादी मैंने मोहब्बत की थी। हम दोनों यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे और वहाँ से ही हमारी पसंदीदगी में इजाफा हुआ और यूं अपने अपने घर बात करने पर हम दोनों एक दूसरे के हो गए। रबिया को पाकर मैं बहुत खुश था, लेकिन ये जो वजिया ने बीच में आके रंग में भंग डाल दिया था, मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा परेशानी थी। वजिया मेरी बीवी की हम शक्ल जुड़वा बहन थी। उन दोनों बहनों के अलावा उनको और कोई बहन भाई नहीं था। यही वजह थी कि उन दोनों की बहुत ज्यादा दोस्ती थी और वो दोनों हमेशा हर काम एक साथ ही करती। अब जबकि रबिया की शादी हो गई थी तो वजिया को अक्सर अकेलापन महसूस होता और वो अपने घर की खामोशी से घबरा कर यहाँ पर आ जाती। मुझे भी कोई एतराज न होता और मैं बड़ा खुशी खुशी उसका काम कर देता। लेकिन अब पहली बार जब उसने मुझसे पैसे मांगे तो मुझे बहुत अजीब लगा। ऐसा तो पहले कभी ना देखा ना सुना। उसने कितने धड़ल्ले से मुझसे पैसे ले लिए और किसी ऐसी बात पर ब्लैकमेल किया जिसका मुझे पता भी नहीं। ताहम इस वाकये के बाद से मैं वजिया की तरफ से थोड़ा मोहतात हो गया था और अब उससे ज्यादा मुखातिब नहीं करता था, जबकि वो हर बार मुझे अपनी बातों में शामिल करने की कोशिश करती, मुझसे मुख्तलिफ सवाल जवाब करती और पहले की तरह ही फरमाइशें करती। लेकिन मेरा दिल अब उसकी तरफ से जैसे उकता सा गया था और मुझे अब उसके आने से भी घबराहट होती थी। इस वाकये के 20 दिन के बाद वजिया ने फिर एक बार मुझसे पैसे मांगे। मैं हैरान रह गया और उसकी तरफ गुस्से से देखकर कहने लगा, आखिर तुम इतने पैसों का करती क्या हो? तुम्हें क्या जरूरत है? सब कुछ तो तुम्हारे पास है। मेरे पूछने पर वो कहने लगी कि अम्मा तो मुझे खर्चा देती रही है, अम्मा तो मुझे खर्चा देती नहीं है और अभी अभी वैसे भी अब जॉब छोड़ चुकी है तो मैं कैसे अपने खर्चात पूरे करूं, इसलिए मुझे आपसे पैसे मांगने पड़ते हैं। उसकी ढिठाई पर मैं उसे देखता रह गया और फिर उससे कहा कि तुम अपनी बहन से पैसे मांगा करो, वो तुम्हें दे या ना दे ये उसका मामला है, लेकिन मुझसे यूं ना मांगा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बात सुनकर वो जैसे गुस्से में आ गई और कहने लगी कि क्यों अच्छा नहीं लगता, मेरा हक बनता है कि मैं आपसे पैसे मांगूं और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो ठीक है, मैं आप ही के साथ बात करती हूँ, आपको खुद देख लेंगी। उसने एकदम अपना लहजा और अंदाज बदल लिया। मैं जैसे गड़बड़ा सा गया और फौरन उससे कहा, ठीक है तो बताओ कितने पैसे चाहिए। उसने 2 लाख मांगे और मैंने खामोशी से जेब से निकाल कर उसे दे दिए। न जाने क्या बात थी जो वो मुझे यूं ब्लैकमेल करने लगी। अगर मैं रबिया के साथ मोहब्बत ना करता तो कभी उसकी ब्लैकमेलिंग में ना आता, लेकिन मुझे अब उसकी बात माननी ही थी और मैं उस बात पर मजबूर था। मैंने सोचा था कि मैं रबिया से बात करता हूँ और उससे बताता हूँ कि वजिया इस तरह मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे ले रही है, लेकिन मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं रबिया को उसकी बहन की हकीकत से आगाह करूँ। यही वजह थी मैं खामोश हो गया और यही कोशिश करता कि वजिया से किसी भी किस्म की बातचीत ना करूं। मैं पहले की तरह उससे बातचीत नहीं करता था और ना ही उसे मुखातिब करता था। मेरे इस रवैये को रबिया ने भी महसूस कर लिया और वो कहने लगी, आप अब पहले से कुछ बदल से गई हैं, आप वजिया के साथ पहले की तरह गपशप नहीं लगाते, क्या बात है? रबिया ने मुझसे पूछा तो मैं थोड़ा गड़बड़ा सा गया, लेकिन उससे कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। मैंने रबिया को झुठला दिया, जबकि अंदर ही अंदर मैं थोड़ा बेचैन हो गया था कि अगर रबिया ने ये बात महसूस कर ली है तो कहीं कल को वो मुझसे उसे पैसे देने की वजह ही ना पूछ ले। मैं इसलिए जरा मोहतात सा हो गया। इन्हीं दिनों से मैं काफी परेशान सा था और वजिया की वजह से मुझे एक मुस्तकिल टेंशन लगी हुई थी कि अचानक मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली कि रबिया उम्मीद से है और मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं बहुत खुश था और इस दिन मेरे पांव जमीन पर भी नहीं लग रहे थे। वजिया को जब ये बात पता चली तो वो भी घर चली आई और हमने आज के दिन को बहुत अच्छे तरीके से मनाया। अम्मा भी बहुत खुश थी और बार बार उनकी आंखें भीग जाती थी।
मैं खुद भी खुश था और शुक्रगुजार था। रबिया की तबीयत की वजह से वजिया अक्सर घर पर आ जाती। वो आकर घर का थोड़ा बहुत काम करती थी, खाना बना देती। इस तरह रबिया को काफी मदद मिल जाती। रबिया की इस हालत की वजह से उसे बहुत उल्टियां और चक्कर आ रहे थे और उनसे काफी कमजोरी हो जाती थी। यही वजह थी कि वजिया आकर उसकी मदद करवा देती तो रबिया उसकी बहुत शुक्रगुजार रहती। मैं खुद भी खामोश था, लेकिन हैरत का झटका तब लगा जब एक दिन फिर वजिया ने मुझसे पैसे मांग लिए। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और दबे दबे गुस्से से कहा कि आखिर तुम इतने पैसों का क्या करती हो? तुम्हें क्या मसला है? क्यों तुम इतने पैसे खर्च करती हो? मैं कहाँ से तुम्हारे लिए पैसे लेकर आता रहूं? मैंने वजिया को जरा सख्ती से कहा, जबकि वो कहने लगी कि आपको 1000 बार बता चुकी हूँ कि मेरे अपने बहुत से अखराजात हैं, इसलिए आपसे पैसे मांग लेती हूँ। आखिर आप मेरे दूल्हा भाई हैं और मेरी बहन के शोहर हैं, तो मैं आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? उसने जब मुझे ये कहा तो मैं खामोश हो गया, लेकिन फिर वो कहने लगी, मगर आप पैसे नहीं देना चाहते तो मुझे साफ साफ बता दे, मैं आप ही के साथ जाकर बात करती हूँ। उसने एकदम फिर से मेरी दुखती रग पर हाथ रखा तो मैंने उसकी बात पर जेब से पैसे निकाल कर दे दिए। मेरे लिए एक मुस्तकिल टेंशन बन चुकी थी, मुझे परेशानी लगी हुई थी। मैं कहाँ से इतने पैसों का इंतजाम करता? अब तो शादी के बाद मेरे अपने अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और फिर अब रबिया की भी ये हालत थी। मेरी कोई इतनी खास नौकरी तो नहीं थी, लेकिन तनख्वाह अच्छी थी कि मेरे महीने का गुजारा हो जाता था। कुछ अब्बा की पेंशन थी जिसकी बदौलत अम्मा का खर्च आसानी से निकल जाता था। अगर अब्बा की पेंशन का भी आसरा ना होता तो शायद मेरे लिए अपने घर को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन अब चूंकि मेरे अपने अखराजात इतने बढ़ चुके थे तो वजह की ये बेवक्त की फरमाइशें मुझ पर बहुत भारी गुजर रही थी। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आने लग गया था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था और खामोशी से अपना वक्त आने का इंतजार करता रहा। आजकल रबिया की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी और वजह मुस्तकिल तौर पर इधर ही थी, क्योंकि रबिया को उल्टी और चक्कर आने के बाद उसकी हालत काफी खराब हो जाती थी। वो जो कुछ खाती तो बाहर उल्टी कर देती। यही वजह थी कि वजह अपनी बहन के ख्याल से इधर घर में ही आ गई, जबकि मुझे वजह के यहाँ होने से उलझन होती थी। मुझे अब इसका यहाँ पर रुकना खटकता था, इसलिए मैं उसके आने पर खामोश नहीं रह सका और रबिया से कहने लगा, आखिर तुमने अपनी बहन को क्यों बुलवा लिया है? इसे घर वापस भेज दो। मैंने रबिया से कहा तो वो बड़ी बेरुखी आवाज में कहने लगी कि मेरी हालत आपके सामने ही है, मुझसे घर का कोई काम भी नहीं होता और मुझसे तो बिस्तर से उठा भी नहीं जाता। मैंने इसलिए इसे यहाँ पर बुलवाया है ताकि आपको और अम्मा को कोई परेशानी ना हो। कुछ दिनों तक मेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी तो फिर वो वापस चली जाएगी। रबिया ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन फिर अचानक कहने लगी, आखिर आपको रबिया से क्या मसला है? क्यों आप उसके यहाँ रहने पर नाराज हैं, जबकि वो पहले भी यहाँ पर आकर रहती रही है? रबिया की बात सुनकर मैं खामोश सा हो गया और बस इतना ही कहा कि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। वो अक्सर पास ही मौजूद होती है, जिसकी वजह से मुझे उलझन सी होती है, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, वरना और तो कोई बात नहीं। मैंने रबिया को टाल दिया था। हम दिल ही दिल में अब मैं उसका कोई मुस्तकिल हल सोच रहा था। मुझे वजह की मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी और जब से उसने पैसों के लिए मुझे धमकाना शुरू किया था, मुझसे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। चूंकि अब ये घर पर होती थी तो मेरा जल्दी घर जाने को दिल ही नहीं करता था। मैं अक्सर उस वक्त घर पहुंचता जब खाना बिल्कुल तैयार होता और ये लोग मेरा इंतजार कर रहे होते। रबिया मुझसे कई बार इस बात का गिला कर चुकी थी, लेकिन मैं काम का लोड बताकर मास्टर कर लेता और यही कहता कि यार आजकल काम बहुत बढ़ गया है, जिसकी बदौलत मुझे थोड़ा वक्त ज्यादा देना पड़ रहा है। जैसे ही काम का लोड कम होगा तो पुरानी रूटीन बहाल हो जाएगी। रबिया को मैंने टाल दिया था, लेकिन खुद मेरे लिए घर से बाहर इतना वक्त गुजारना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं थी कि मैं शाम को बाहर निकलता ये दोस्तों में जाकर बैठता। हम दोस्त महीने में सिर्फ एक बार ही इकट्ठे होते थे और इस दिन सारी रात बैठकर गपशप करते, मस्तियां करते और मुख्तलिफ गेम्स खेलते। लेकिन अब कुछ अरसे से मैं उनकी इस महफिल में भी शिरकत नहीं कर सका। आज भी मैं घर पर काफी देर से आया था और अब मेरे घर आते ही रबिया ने खाना मेज पर लगा दिया था, जबकि उसकी हालत अभी भी खराब थी और उल्टी और चक्करों ने बुरा हाल कर रखा था। ताहम वो फिर भी खाने की मेज तक आ गई और हमारे साथ बैठकर थोड़ा थोड़ा खाना खाने लगी। मैं उसे अपना ख्याल रखने की तलकीन कर रहा था। अम्मा भी बार बार उसे अच्छी तरह खाना खाने का कह रही थी, क्योंकि वो इन दिनों में बहुत कमजोर हो चुकी थी। जबकि बच्चियां खामोशी से बैठी खाना खा रही थी। खाने से फारिग होकर मैं तो फौरन अपने कमरे में चला गया था, क्योंकि मैं मौका नहीं देना चाहता था कि वो मुझे मुखातिब करे। जबकि रबिया अम्मा के पास बैठ गई थी, लेकिन मैं कुछ देर के बाद रबिया को बुलाने के लिए बाहर आया तो वजह से सामना हो गया। अब की बार उसने मुझे देखते ही कहा कि मुझे 20,000 रुपए चाहिए और बहुत अर्जेंट चाहिए, आप प्लीज 20,000 रुपए दे दें। उसने ऐसे ढिठाई से मांगे जैसे उसका हक होता है। जबकि इसकी बात सुनकर मुझे बेहद गुस्सा आ गया और मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम
जा कर अपना काम करो। मेरे बदलते हुए तेवरों को उसने महसूस कर लिया था। ताहम उस वक्त खामोशी से वो वहां से चली गई। मैंने दिल ही दिल में शुक्रिया अदा किया कि बला टली। तो मुझे अब उम्मीद हो गई थी कि आइंदा वो मुझसे पैसे नहीं मांगेगी, लेकिन ये सिर्फ मेरी खाम ख्याली थी। मैं भी अम्मा और रबिया के पास आकर बाहर बैठ गया कि कुछ देर बाद रबिया जब थक चुकी थी तो वो कमरे में चली गई, जबकि मैं और अम्मा बैठे बातें करते रहे। नमाज का वक्त हो गया तो अम्मा भी उठकर चली गई और मैं टीवी लगाकर खबरें देखने लगा। रात तकरीबन 1 बज गया था जब मुझे वजिया के कमरे से चीखने की आवाज आई। मैं घबरा गया और सोचा उससे क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों चला रही है, और मैं फौरन उठकर उसके कमरे की तरफ आ गया। लेकिन मेरे कमरे में जाते ही मैंने देखा कि वजिया बिल्कुल सही सलामत सामने खड़ी है। मैंने उससे पूछा आखिर क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों चला रही थी। मेरे पूछने पर वो आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ कर रख लिया और कहने लगी मैं भी आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। जबकि मैं उसकी बात सुनकर फौरन पीछे हटा और कहा ये तुम क्या कर रही हो। इतने में मेरी नजर पीछे पड़ी तो रबिया दरवाजे में ही खड़ी थी और बड़ी अजीब नजर से हम दोनों की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में दुख की लकीरें बाहर से नजर आ रही थी। रबिया को देखकर उसने फौरन मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। वो फौरन मजलूम बनती हुई रोते हुए जाके रबिया के गले लग गई। ताहा मैं फौरन उसकी तरफ मुड़ा और कहा ये सब झूठ है और ये बकवास कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रबिया मेरी बात का यकीन नहीं करेगी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब रबिया ने वजिया को सामने करके एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे लगा दिया और कहने लगी मैं पहले दिन से ही देख रही थी कि तुम शुएब के ऊपर किस तरह डोरे डालने की कोशिश कर रही थी। जब से मेरा रिश्ता तय हुआ था तुम मुझसे हसद करने लगी थी। तुम चाहती थी कि शुएब तुम्हारा नसीब बन जाए, लेकिन चूंकि मैं और शुएब एक दूसरे को पसंद करते थे इसलिए हमारी शादी हो गई। अपनी शादी के बाद मैंने तुम्हारी हरकतों को भुला दिया और यही सोचा कि अभी तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुमने रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल ही नहीं किया और मेरे शोहर को अपना गर्विदा करने की हर कोशिश की। लेकिन मैं तुम्हारी असलियत के बारे में जानती थी, इसलिए मैं तुम्हारे इस नाटक में नहीं आई और आइंदा तुमने दोबारा मेरे शोहर पर डोरे डालने की कोशिश की या मेरा घर खराब करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर रबिया मेरी तरफ बढ़ी और मेरा हाथ थाम कर मुझे अपने साथ ले आई। मैंने रबिया को अपने साथ लगाया और कहा शुक्रिया, तुमने जिस तरह मेरा इतबार किया मैं ये बात कभी नहीं भुला सकूंगा। ये कहकर मैंने रबिया को अपने गले लगा लिया और बड़ा मुतमईन सा होकर मुस्कुरा दिया।